हेलो, वेलकम टू माय चैनल कैलकुला। मेरा नाम रणधीर पांडे है और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं थर्ड लेक्चर यूनिट एंड मेजरमेंट का। ठीक है। सो हमने जो पिछले लेक्चर में पढ़ा था वो हमने पैरेलक्स मेथड देखा था। ठीक है। सो पैरेलक्स मेथड में आप लोगों को याद होगा, अगर जो लोग नहीं देखे हो तो फटाफट जाके देखा हो यार सेकंड लेक्चर, जिसमें मैंने पूरा पैरेलक्स मेथड एक्सप्लेन किया था विद द डेरिवेशन एज वेल। ठीक है। और जहाँ पे हमें कुछ ऐसा फॉर्मूला दिखाई देता है, थीटा इक्वल टू बी अपॉन डी या फिर डी इज इक्वल टू बी अपॉन थीटा। ठीक है। तो ये फॉर्मूले से फिर हम आगे बहुत सारी चीजें कर पाएंगे, कुछ क्वेश्चन भी जो है वो भी हम सॉल्व कर पाएंगे। और अभी का जो टॉपिक हमें पढ़ना है, मेजरमेंट ऑफ द साइज ऑफ अ प्लैनेट और अ स्टार। ठीक है। तो ये भी जो टॉपिक है ये टोटली डिपेंड है पैरेलक्स मेथड के ऊपर ही। ठीक है। तो ध्यान दो, हमें यहाँ पे बस क्या करना है, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हमारा जो है अर्थ है, यहाँ पे अपना स्टार है। और मैं स्टार का जो है साइज पता करना चाहता हूँ। पहले मैं क्या करना चाहता था, पहले मैं करना चाहता था डिस्टेंस पता करना बिटवीन स्टार एंड अर्थ। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे अब पता करना है इस स्टार का साइज या इस स्टार का डायमीटर। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए बस ऐसा करना है कि अब मेरा जो ऑब्जर्वेटरी है वो बस एक ही पॉइंट पे होने वाला है, और मैं दोनों ही जो एंड है स्टार का उसे मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं। ये एंड भी और ये एंड भी, और ऐसे ऑब्जर्व करने में मुझे ये एक एंगल मिल जाएगा, अल्फा। ठीक है, इसे हम अल्फा एज्यूम कर लेंगे। फिर जो डी है, डी इज अ डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड स्टार, एंड स्मॉल डी इज द डायमीटर ऑफ द स्टार। ठीक है। तो ये सब जब आप लिखोगे, आपसे एग्जाम में पूछेंगे तो आपको बताना पड़ेगा। लेट्स से स्मॉल डी इज द diameter of the size of the star, कैपिटल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन स्टार एंड द अर्थ, है ना। फिर अल्फा के लिए एक नाम और होता है, अल्फा को ना, ठीक है मैं पूरा लिख लेता हूँ। स्मॉल डी इज द डायमीटर ऑफ द स्टार या प्लैनेट। ठीक है। या लेट्स से मैं अगर प्लैनेट को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मुझे उसका साइज चाहिए, तो उसका ये डायमीटर होगा। कैपिटल डी तो आप लोग देख ही पा रहे हो, कैपिटल डी क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन स्टार एंड अर्थ। इस केस में डिस्टेंस बिटवीन स्टार एंड अर्थ है आपका कैपिटल डी। और जो अल्फा है, अल्फा को हम एक और नाम से बुलाएंगे, हम इसे एंगुलर, ठीक है, एंगुलर डायमीटर भी बोलेंगे। ठीक है। क्योंकि इसका एक लॉजिक है, इसका सिंपल सा लॉजिक है कि आपका जो अल्फा है वो क्या है, पहली बात तो ये दो लाइन से बना है। अल्फा पहले बात दो लाइन के बीच का एंगल है। और वो लाइन कैसी है, एक लाइन यहाँ पे गई है और एक लाइन यहाँ पे गई है। और ध्यान से देखा जाए तो जो दोनों लाइन है वो डायमीटर के एंड तक जाएंगी। तो ये एंगल बता रहा है डायमीटर का जो पोजीशन है एक हिसाब से, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं एंगुलर डायमीटर। ठीक है, नाम में सब कुछ है, एंगुलर डायमीटर। ठीक है। अगर ऐसा है तो बात सिंपल सी हम लोग रखते हैं, टेंशन नहीं लेना है। एज पर द पैरेलक्स मेथड। ठीक है, मैं बार बार ये क्यों बोल रहा हूँ बार बार पैरेलक्स मेथड, इसलिए कि आप लोग एक बार देखा हो पैरेलक्स मेथड, मैंने वहां पे जो चीज यूज की है वो वही चीज मुझे यहाँ पे यूज करना है। अब मैंने वहां पे क्या यूज किया था, मैंने ये बोला था कि जैसे कि यहाँ पे आप देखो, ये जो डिस्टेंस होगा बिटवीन स्टार एंड अर्थ, ये बहुत बड़ा होगा। और ये इतना बड़ा होगा कि इसके आगे जो आप सामने जो साइज देख रहे हो ना, या जो डायमीटर देख रहे हो ना स्टार का, ये भी काफी छोटा होगा इसके हिसाब से। तो अगर ये डिस्टेंस बहुत बड़ा है और ये बहुत ही छोटा है, तो भले ही आपको एक स्ट्रेट लाइन ये दिख रहा है, बट होगा ये कर्व। ठीक है। होगा क्या, एक कर्व होगा। और जनरली कर्व होगा एक सर्कल का। ठीक है। मैं यहाँ आपको बता देता हूँ। लेट से मैंने ये एक सर्कल लिया। ठीक है। और इस सर्कल में मैं, ठीक है, मैं कुछ यहाँ पे लाइंस ले लेता हूँ। ठीक है। या मैं एक सेंट्रल एंगल लेता हूँ। ठीक है। तो लेट से आप यहाँ पे ध्यान से अगर देखो, मैं इसे थोड़ा सा आप लोगों के लिए ना जूम भी कर देता हूँ।
इसको आप लोग बहुत ध्यान से देखना। मैं चाहता हूं कि आप लोग इसे देखें, इसे देखें। अब अगर आप बस इसे देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि ये मुझे ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है कि नहीं? क्या ये मुझे एक स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है कि? बिल्कुल। बट एक्चुअल में स्ट्रेट लाइन है क्या? नहीं। ठीक है, वो तो पूरा कर्व है ना, सर्कल का पूरा कर्व है ये। बट उसका बहुत छोटा सा हिस्सा अगर मैं ऑब्जर्व करूं, उसे मैग्नीफाई करके अगर देखने की कोशिश करूं, तो वो क्या होगा? वो मुझे स्ट्रेट लाइन दिखेगा, बट वो स्ट्रेट लाइन होगा क्या? वो नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं बस यही बताना चाह रहा हूँ आपको, यहाँ पे आप जो रेडियस देख रहे हो, इसके कंपैरिजन में ये जो डिस्टेंस है, ये काफी कम है। इसलिए इस केस में मुझे भले ही स्ट्रेट लाइन दिखे, बट ये होगा एक कर्व, और ये कर्व या आर्क ये किसका होगा? ये होगा इस सर्कल का एक छोटा सा आर्क। तो अगर ये रेडियस है, ये अगर आर्क है, और सेंट्रल एंगल अगर थीटा है, सो बेसिक मैथ ज्योमेट्री से हमें ये पता है, अगर मुझे रेडियस पता है, मुझे पता है सेंट्रल एंगल, और मुझे पता है सामने वाला आर्क, तो एक फॉर्मूला होता है एस इज इक्वल टू आर थीटा। होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। तो S is equal to R theta, where S is the arc, theta is the central angle, and R is the radius. सेम सेंस से, ठीक है, सेम सेंस से आपको यहां पे देखना है, ठीक है? आपको यहां पे देखना है, और यहां पे आप लोग बताओ कि अगर मैं बोल पा रहा हूं कि भाई S इज इक्वल टू आर थीटा होता है, तो एस आर्क था। इस केस में वो आर्क क्या है? इस केस में वो आर्क है डी। तो यहां पे हम लिखेंगे स्मॉल डी। आर मतलब क्या था? अपना रेडियस था। यहाँ पे वो रेडियस क्या है? यहाँ पे वो रेडियस है कैपिटल डी। तो कैपिटल डी। थीटा था सेंट्रल एंगल, यहाँ पे सेंट्रल एंगल थीटा है, बट यहाँ पे सेंट्रल एंगल क्या है? यहाँ पे सेंट्रल एंगल है अल्फा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अल्फा। तो हमें एक एक्सप्रेशन मिला, और एक्सप्रेशन वैसा ही है जैसे आपने पैरेलल मेथड में निकाला था। ठीक है, कुछ अलग नहीं, बस हाँ, कुछ टर्म्स अलग है। जैसे हम यहाँ पे स्मॉल डी ले रहे हैं, कुछ तरीके अलग हैं। जैसे हम पैरेलल मेथड में दो अलग अलग ऑब्जर्वेटरी या दो अलग अलग पॉइंट से हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, यहाँ पे हम सिंगल पॉइंट पे कर रहे हैं, और दो पॉइंट जो है स्टार पे वो ऑब्जर्व कर रहे हैं। यहाँ पे एंगल अल्फा है, वहां पे एंगल थीटा था, तो कुछ डिफरेंस है, बट तरीका एकदम सेम है, मतलब एकदम सेम है। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे आप देखो तो हमने स्मॉल डी निकाला। स्मॉल डी मतलब क्या? डायमीटर ऑफ द स्टार या फिर साइज ऑफ द स्टार। अगर डायमीटर पता लग गया तो क्या आप साइज बता सकते हो ना उसका? डायमीटर जितना बड़ा उतना बड़ा उसका साइज होगा। और आप कैसे बता सकते हो डायमीटर को? जब आपको पता होगा कैपिटल डी विच इज द डिस्टेंस बिटवीन स्टार एंड अर्थ, एंड अल्फा इज द एंगुलर डायमीटर। ठीक है, तो ये कंसेप्ट था, आसान सा कंसेप्ट था। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट जो है वो न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक है, ये है हमारा न्यूमेरिकल। आई थिंक विजिबल होगा आप लोगों को। अब ये न्यूमेरिकल भी हम सॉल्व कर लेते हैं। ये आपके महाराष्ट्र टेक्स्ट बुक में ही है, महाराष्ट्र 11th फिजिक्स टेक्स्ट बुक में ही है। तो क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन है, अ स्टार इज 5.5 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, तो एक कोई स्टार है, ये अर्थ से, ठीक है, अर्थ से कितने कितने दूरी पे है? 5.5 लाइट ईयर्स। मतलब ये जो डिस्टेंस है ना, यहां से आप जो डिस्टेंस देख रहे हो, इसको आप बोल सकते हो 5.5 लाइट ईयर्स। लाइट ईयर्स समझते हो आप लोग? लाइट ईयर्स मतलब क्या? अगर लाइट ट्रैवल करते हैं, आपको पता ही है, जैसे अगर लाइट जो है सन से अर्थ तक आने में लाइट को लगभग कुछ 8 मिनट समथिंग लगता है। तो बस 8 मिनट में लाइट वहां से यहां आ गई है। बट अगर मैं लाइट को छोड़ दूं और लाइट बस ट्रैवल कर रही है, करते जा रही है, करते जा रही है, और 1 साल के बाद वो जितना डिस्टेंस कवर करेगी वो होगा 1 लाइट ईयर।
वैसे ही यहाँ पे कितना लिखा है, 5.5, यानी कि 5.5 साल लाइट लगातार चल रही है और वो जितना डिस्टेंस कवर करेगी वो होता है 5.5 लाइट ईयर। मतलब ये डिस्टेंस की यूनिट है पहली बात तो, और बहुत बड़ी यूनिट है। अभी आप सोच लो कितना दूर होगा वो स्टार। समझ में आ रहा है? उसके बाद तो आपको ये डेटा दिया हुआ है। फिर हाउ मच पैरेलैक्स इन आर्कसेक विल इट सबटेंड व्हेन व्यूड फ्रॉम टू अपोजिट पॉइंट्स अलोंग द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ। तो कितना एंगल बन रहा होगा, कितना पैरेलैक्स एंगल बन रहा होगा, ठीक है, जब हम दो अपोजिट पॉइंट से इस स्टार को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो कौन से एंगल की बात हो रही है, वो इस एंगल की बात हो रही है। इसको हम पैरेलैक्स एंगल ही बोलते थे ना बस। वैसे यहाँ पे बस पैरेलैक्स बोला है ना, हाउ मच पैरेलैक्स इन आर्क सेक, यहाँ पे कहीं पैरेलैक्स एंगल नहीं बोला है। बट लॉजिक रखना चाहिए हमेशा दिमाग में कि भाई एंगल बोलेगा तो ही करेंगे क्या। अरे यहाँ पे बोल दिया भाई पैरेलैक्स फाइंड करना है इन आर्क सेक। आर्क सेक आपको पता नहीं होगा तो बता दूं, आर्क सेक इज अ यूनिट ऑफ एंगल। किसी एंगल का, जैसे एंगल का आपने यूनिट देखा है डिग्री, एक और देखा आपने रेडियन, ये एक और है आर्क सेक। और अगर ये भी नहीं पता आपको तो आप आगे देख लो, विल इट सबटेंड। अरे सबटेंड क्या होता है, सबटेंड एंगल ही तो सबटेंड होता है। तो वर्ड से मतलब समझ में आना चाहिए ना। अगर एक आधा वर्ड से आप स्किप भी कर जाओ तो आपको बाकी वर्ड कुछ ना कुछ हद तक हेल्प कर देता है। तो लॉजिक हमेशा रखो, ये मत ढूंढो कि एज सच वही वर्ड मिले, नहीं, बहुत बार वो वर्ड नहीं मिलके आपको कुछ और बोल सकता है, ठीक है। So will it subtend when viewed from two opposite points along the orbit of the Earth? तो अर्थ के ऑर्बिट में लेट्स से दो पॉइंट्स हमने इसे ऑब्जर्व किया और हमें ये पैरेलैक्स एंगल बताना है, लेट्स से थीटा हम इसे मान लेते हैं। और हमें एक डेटा और दिया है इस डायग्राम में कि ए से एस तक जो डिस्टेंस है वो 1 AU का है। AU मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और एस से बी तक भी सेम है, 1 AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। यानी कि अगर मैं टोटल मुझे डिस्टेंस अगर चाहिए होगा ए और बी के बीच का, तो वो कितना होगा, 1+1 कितना होगा, 2 AU। सिंपल है, कोई इश्यू इसमें मेरे हिसाब से तो नहीं होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप लोग क्या करो, मुझे अगर यहाँ पे फाइंड करना है थीटा, तो क्या होता है थीटा का फॉर्मूला, थीटा का फॉर्मूला होता है स्मॉल बी अपॉन में डी, यही होता है पैरेलैक्स मेथड। कल के जो भी पिछले जो लेक्चर में हमने देखा था उसमें हमने ये पढ़ा था, थीटा बराबर बी अपॉन डी, वेयर बी इज द separation between the two observation point and capital D is the distance between star and the point of observation. So हमें थीटा फाइंड करना है। क्या हमें बी पता है? बिल्कुल, बी मतलब ये डिस्टेंस, और ये कितना है, ये है 2 AU। कैपिटल डी इज अ डिस्टेंस, कैपिटल डी, सो कैपिटल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन स्टार एंड अर्थ। तो ये डिस्टेंस कितना आपने को दिया था, 5.5 लाइट ईयर्स, 5.5 लाइट ईयर्स, ठीक है। तो अब क्या करोगे आप लोग, अब थोड़ा मुश्किल लगेगा क्योंकि एक्चुअल में सबसे पहले तो काम ये करना चाहिए, अभी मेरे को जो थीटा फाइंड भी करना है वो मुझे आर्क सेक में करना है। मैं आपको बताऊंगा जो कन्वर्जन होता है उसका। बट सबसे पहले अपना मोटिव ये है कि हम अपना जो एंगल फाइंड करें वो ऐसा यूनिट में फाइंड करें, यानी कि रेडियन में। तो ऐसा यूनिट में थीटा का फाइंड होगा जब थीटा बना है बी अपॉन डी से, जब बी और डी ये दोनों की मैं अगर ऐसा यूनिट लिखूंगा तभी मुझे थीटा मिलेगा ऐसा यूनिट में। अभी बी क्या है, बी मतलब सेपरेशन डिस्टेंस, डी इज ऑल्सो डिस्टेंस, तो डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। तो हम चाहेंगे कि भाई इसको पहले हम मीटर में कर लें, फिर हम इसको मीटर में कर लें। अब करें कैसे, इंटरेस्टिंग, करें कैसे, ये सब कुछ याद रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि कन्वर्जन फैक्टर जो होता है याद रखना पड़ता है। अभी टू एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को मुझे अगर मीटर में करना है तो करना ये होगा, आप यही टू वाले वैल्यू में अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 1.496 इंटू 10 की पावर 11,
तो ये तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा मीटर में। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को अगर मुझे करना है मीटर में, तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वो वैल्यू को 1.496 इंटू 10 की पावर 11 से। सिंपल सी बात, ठीक है। और नीचे देख लेते हैं लाइट ईयर्स को भी तो मीटर में करना है, क्योंकि ये भी तो डिस्टेंस ही है भाई। 5.5 साल लगातार लाइट ट्रेवल करेगा, तो जो डिस्टेंस बनेगा वो डिस्टेंस है ये, छोटा बड़ा डिस्टेंस नहीं है। इसको जब कन्वर्ट करना पड़ेगा ना मीटर में, तो कितना आएगा देखो। 5.5 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 9.46 से इंटू 10 की पावर 20, सॉरी 10 की पावर 15 से, ठीक है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। वापस से बोल दूं अगर मैं, तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में आप क्या मल्टीप्लाई करोगे अगर आपको मीटर में करना है, तो 1.496 इंटू 10 की पावर 11, तो मीटर में हो जाएगा। और लाइट ईयर्स में अगर है, उसमें अगर आप 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मल्टीप्लाई करोगे, तो ये भी हो जाएगा आपके मीटर में कन्वर्ट। ठीक है, अब इसे सॉल्व करना है बस। तो क्या होगा देखो, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, अभी ये सब काम तो वैसे आपका ही है, तो 2 इंटू 1.496 करेंगे, तो आपको मिल जाएगा लगभग 2.992, साथ में 10 की पावर में 11। और ठीक है, इसको तो आप लोग मल्टीप्लाई कर ही लेना। 5.5 इंटू 9.46 इंटू 10 की पावर 15, ठीक है। अब ये सब चीजें कुछ आप लोग कर लेना। आप जब इसको, इनको पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर आपको इसको इनके मल्टीप्लिकेशन से डिवाइड करना है, ठीक है। और ये पावर का भी आपको पता है ना, पावर में आप क्या करोगे, पावर में आप 11 में से 15 माइनस करोगे, ठीक है। और पूरा जब इसको एडजस्ट करने के बाद आप जब उसकी वैल्यू लिखोगे, तो वो आपको मिलेगा 5.75 इंटू 10 की पावर-6 रेडियन, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा मैंने यहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है इसे, कि एडजस्ट एडजस्ट करने के बाद, डिवाइड करने के बाद जो आपको नंबर मिलेगा ना, उसको हमेशा ऐसे लिखने का है कि आपका जो नंबर है वो 1 से 10 के बीच में रहे, ठीक है, 1 से 10 के बीच में रहे, और जो 10 की पावर में रहेगा वो रहेगा, ठीक है। तो एडजस्ट करने के बाद आपको ये मिला है। अब बोलोगे यार, यहाँ पे तो यार आंसर तो रेडियन में आ गया, बट आपको आंसर पूछा है आर्क सेक में। किसमें पूछा है? आर्क सेक में। तो क्या करेंगे, देखो ध्यान से। अब यहाँ पे आपका चलो 5.75 है, 5.75 इंटू 10 की पावर-6 है ना, ये रेडियन में है। इसमें अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 206265, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आर्क सेक में, ठीक है। मानता हूं मैं बहुत सारे कन्वर्जन मैंने आपको बता दी, क्योंकि यहाँ पे ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कन्वर्जन है। एक तो लाइट ईयर को कन्वर्ट किया, फिर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को कन्वर्ट किया, उसके बाद जो आपको आंसर मिला मशक्कत करके, वो रेडियन में मिला, क्योंकि हमने सबकी ऐसा यूनिट लिखी थी, तो आपको थीटा या एंगल का भी क्या मिलेगा, ऐसा यूनिट मिलेगा। अब उसको हमें आर्क सेक में करने के लिए 206265 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप जब मल्टीप्लाई करेंगे 5.75 इंटू 206265 से, तो आपको लगभग मिलेगा 1186, 5.75 इंटू 6020625 ना, हाँ। सो 1186, साथ में लगभग इतना, अगर हम एग्जैक्टली अगर जाएं, ठीक है। या फिर थोड़ा इजी करने के लिए आप ऐसे कर सकते हो, इसमें क्या करो ना, इसको ऐसे लिखो 5.75 इंटू 10 की पावर-6, ठीक है। इसको क्या कर लो, पॉइंट यहां पे ले लो, और इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं 2.06265 इंटू 10 की पावर में, क्योंकि मैंने पॉइंट को 1 2 3 4 5 डिजिट से शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे 10 की पावर 5 आ जाएगा। और आप जब फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे, तो आपको मिलेगा 1186, इनको मल्टीप्लाई करके आपको मिलेगा 1186। और अगर 10 की पावर में मल्टीप्लाई हो रही है, तो पावर क्या होगा, ऐड होगा,
-6 में +5 ऐड करोगे तो क्या होगा? 10 की पावर -1, ठीक है? 11.86 इंटू 10 की पावर -1। और 10 की पावर -1 मतलब क्या होता है? मतलब 10 अगर मैं नीचे ले लूं तो पावर क्या हो जाएगा? नेगेटिव से पॉजिटिव। सो 11.86 डिवाइड बाय 10 हो जाएगा ना, और पावर में -1 का हो जाएगा +1। ये वैल्यू कितनी आएगी? 1.186 आर्क सेक, ठीक है? तो ऐसे कुछ सॉल्व करना पड़ेगा आपको। 3 बार आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा और 1 बार आपको ठीक-ठाक हिसाब से इसे डिवाइड करना पड़ेगा। तो पॉइंट का डिवीज़न आपको आना चाहिए, क्योंकि हर एक चीज़ डिवाइड मल्टीप्लाई तो मैं नहीं बताऊँगा, वो आपको खुद से करना पड़ेगा। मुझे बस इतना बताना था कि कन्वर्ट कैसे करना है। ईयू को मीटर में, एलवाई को मीटर में, और लास्ट में रेडियन को आर्क सेक में। तो ये होगा आपका आंसर, ठीक है? तो इसको थोड़ा रिवाइज़ करो आप लोग, ठीक है? तो फिर नेक्स्ट टॉपिक है मेज़रमेंट ऑफ मास। अब मेजरमेंट ऑफ मास को अगर ध्यान से देखा जाए तो मतलब यही है, इसका मतलब कि आप जो मास को मेजर करते हो उसका मतलब क्या तरीका है। अभी आपने मेजरमेंट ऑफ लेंथ देखा, लेंथ पे आपने पैरेलक्स मेथड देखा लार्ज डिस्टेंसेस के लिए। सॉल्व करते वक्त आपने कुछ यूनिट्स भी देखी, है ना? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, लाइट ईयर्स, ठीक है? सो आपको समझ में आया कुछ कि आप कैसे मेजर कर सकते हो एक लेंथ को। अभी हम देखेंगे कि हम मास को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं, जैसे कि सबसे पहले मास वाज मेजर्ड विद द स्टैंडर्ड मास ऑफ द इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ द किलोग्राम, अ प्लैटिनम इरिडियम अलॉय सिलेंडर kept at International Bureau of Weights and Measures at Serves near Paris, France। तो जैसे कि हर एक चीज का एक तो रेफरेंस लिया जाता है, ठीक है? कि रेफरेंस के हिसाब से उसका जो भी वैल्यू है वो कितनी आएगी। तो वैसे ही एक जो रेफरेंस लिया गया है वो प्लैटिनम इरिडियम अलॉय का लिया गया है, ठीक है? एक अलॉय है प्लैटिनम इरिडियम से बना हुआ, और उसका जो अलॉय का जो सिलेंडर है वो रखा गया है एक इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, सर्व्स, पेरिस के पास में ही, ठीक है? तो वो जनरली 1 किलोग्राम का एक डेफिनेशन हो गया, है ना? मतलब एग्जैक्टली 1 किलोग्राम प्लैटिनम इरिडियम अलॉय को रखा गया है वहां पे, ठीक है? और उसके अनुसार हम फिर किलोग्राम जो है वो देखते हैं कि अच्छा ये जो चीज है 5 किलोग्राम है, मतलब ये उस वाले वेट से एग्जैक्टली 5 गुना ज्यादा है, तो ये 5 किलोग्राम हुआ। अगर ये 10 किलोग्राम है तो ये एग्जैक्टली उस जो प्लैटिनम इरिडियम अलॉय सिलेंडर है उससे 10 गुना ज्यादा है, ठीक है? तो उसके रेफरेंस से हम इसका जो वेट है वो बताएंगे, ठीक है? तो ये चीज है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि प्लैटिनम इरिडियम अलॉय सिलेंडर जो है इसके रेफरेंस में हम 1 किलोग्राम बताएंगे। बट क्या हुआ है, जैसे कि हमें अभी कुछ जल्दी ये पता लगा है कि प्लैटिनम इरिडियम पीस was seen to be affected by atmosphere, its mass could no longer be treated as constant। तो पहले बात तो आपको ये पता है कि जो मास होता है वो कांस्टेंट होता है, मास प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होता, ठीक है? तो क्या होने लगा कि एटमॉस्फेयर के कारण प्लैटिनम इरिडियम जो है वो अफेक्ट होने लगा। हम ऐसे बोल सकते हैं कि एटमॉस्फेयर के हवा के कारण या कुछ और गैसेस के कारण जो प्लैटिनम इरिडियम है वो कुछ हद तक कुछ रिएक्शन करने लगे। और अगर रिएक्शन करने लगेंगे तो आप लोग खुद सोचो कि अगर ये एक प्लैटिनम इरिडियम का वो जो अलॉय है, अगर लेट से अगर रिएक्ट करेगा तो इसके कुछ पार्टिकल्स हैं वो उड़ने लगेंगे, है ना? वो मिक्स हो जाएंगे आपके एटमॉस्फेयर में, और धीरे धीरे इसकी जो जो अमाउंट है वो कम होने लगेगी। हो सकता है कुछ दिनों बाद ये आपको इतना दिखाई दे, ठीक है? तो अगर इसमें थोड़ा भी मिलीग्राम में भी अगर वैल्यू कम हो रही है तो अब वो 1 किलोग्राम की डेफिनेशन नहीं रही। तो इसलिए वही है कि हम इसको फिर और एक कांस्टेंट नहीं बोल सकते, क्योंकि पहले अगर ये 1 किलोग्राम था, अब धीरे धीरे इसकी जो वैल्यू है कम हो रही है। अब लेट से वो 9.98 किलोग्राम हो गया होगा, सॉरी 998 ग्राम हो गया होगा, ठीक है? तो ये चीज हो सकती है। तो इसके लिए एक और हमने फिर 1 किलोग्राम की एक लिए एक डेफिनेशन बनाई है, और वो इंट्रोड्यूस की गई है 20th में
2019 को। अब वो जो डेफिनेशन है वो क्या है वो देखो ध्यान से। सो 1 किलोग्राम की डेफिनेशन देखो। 1 किलोग्राम मास इज डिस्क्राइब्ड in terms of amount of current which has to be passed through electromagnet to pull one side of extremely sensitive balance to balance the other side which holds one standard किलोग्राम मास। अब क्या बोला गया देखो, जैसे कि एक साइड में एग्जैक्टली 1 किलोग्राम जो मास है वो रखा गया, और आपको बैलेंस पता है ना, वैसे कुछ बैलेंस रखा गया है। ठीक। तो ये अगर 1 किलोग्राम है और यहाँ पे कोई वेट नहीं है तो नॉर्मल सी बात है, ये नीचे रहेगा और ये थोड़ा ऊपर रहेगा। तो हम क्या करेंगे, हमने एक्चुअल में इस सिस्टम में इलेक्ट्रोमैग्नेट फिट कर दिया है। इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब क्या, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करें तो ये एज अ मैग्नेट बिहेव करेंगे। ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, जब आपने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा होगा 9th 10th में तो आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब क्या होता है, कि वो एक टेम्पररी मैग्नेट होता है। जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तब जाके वो मैग्नेट जैसे बिहेव करेंगे, आपने इलेक्ट्रिसिटी हटाई तो वो मैग्नेट नहीं रहेंगे। तो ऐसे कुछ चीजें यहाँ पे लगाई गई हैं। और जब आप करंट पास करोगे तब वो मैग्नेट जैसे बिहेव करेंगे। ठीक है। और कोई सिस्टम में होगा, लेट से यहाँ पे कुछ, लेट से लोहा हो या कुछ हो, तो करंट जब पास करेंगे तो ये अगर मैग्नेट से बिहेव करेगा तो ये ट्राई करेगा अट्रैक्ट करने का, और ये जो चीज होगी ये नीचे की तरफ आने लगेगी, है ना। अट्रैक्ट करने के लिए नीचे की तरफ आएगी, और जितना ज्यादा मैं करंट बढ़ाऊंगा उतना ज्यादा स्ट्रांग ये मैग्नेट बनेगा और ये अट्रैक्ट करने लगेगा नीचे की ओर। और एक टाइम के जब एक एक टाइम के बाद जब दोनों का जो है एकदम लेवल हो जाएगा, मतलब कि मैंने जितना करंट पास किया है वो मेरा 1 किलोग्राम को बैलेंस कर रहा है। सो मेरी ये है न्यू डेफिनेशन ऑफ 1 किलोग्राम। ठीक है, वही लिखा है। 1 किलोग्राम मास इज डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ अमाउंट ऑफ करंट, कि भाई मैंने कितना करंट दिया, विच हैज टू बी पास थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेट, जिसको हमने पास करा है इलेक्ट्रोमैग्नेट से, टू पुल वन साइड ऑफ एक्सट्रीमली सेंसिटिव बैलेंस। ठीक है, कि भाई एक साइड जो आप देख रहे हो ना, इसको हमें पुल करना है। पुल करके फिर आपको बैलेंस करना है 1 किलोग्राम, क्योंकि दूसरा जो साइड है वो 1 स्टैंडर्ड किलोग्राम मास को होल्ड कर रहा था। और जब एग्जैक्टली सेम बैलेंस हो जाएगा तब वो चीज कहलाएगी 1 किलोग्राम। ठीक है, तो कुछ हद तक ये ऐसी डेफिनेशन है कि अमाउंट ऑफ करंट को रिलेट किया गया है 1 किलोग्राम से, या अमाउंट ऑफ करंट के कारण जो इलेक्ट्रोमैग्नेट पुल होने लगा नीचे की तरफ, अट्रैक्ट होने लगा, और जब उसने बैलेंस कर दिया 1 किलोग्राम, तब की डेफिनेशन। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1 किलोग्राम की जो है डेफिनेशन। ठीक है, तो ये तो चलो ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका टॉपिक होगा वो होगा एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है। अब एटॉमिक मास यूनिट को आप लोग देखो, अभी अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, हम लोग अगर बात करें किलोग्राम, तो ये नॉर्मली मैक्रो लेवल, या आपका जो ये जो वर्ल्ड है जहाँ पे मैक्रो चीजें आपको दिखाई देती हैं, बड़ी बड़ी चीजें दिखाई दे रही है, उनका मास आप किलोग्राम में निकाल लोगे। बट अगर बहुत छोटी चीज है तो उसका आप मास कैसे निकालोगे। ठीक है, लेट से एटॉमिक लेवल की कोई चीज है, न्यूक्लियस है, या लेट से एटम के अंदर के जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है वो हैं, तो उनका मास आप कैसे निकालोगे। तो उसके लिए ये चीज पढ़नी पड़ेगी आपको, एटॉमिक मास यूनिट। इसके तहत क्या लिखा है यहाँ पे, टू मेजर मास ऑफ स्मॉल एंटिटीज सच एज एटम्स एंड न्यूक्लियस। एटॉमिक मास यूनिट, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एएमयू बोलते हैं, हम तब इससे यूज करेंगे। ठीक है, बहुत छोटी अगर चीजें हैं जैसे कि एटम्स हो गई, न्यूक्लियस हो गई, तो हम ये यूनिट को यूज करेंगे। तब किलोग्राम ये सब बहुत बड़ी यूनिट हो गई ना, ये छोटी मोटी के लिए उतनी जो है ना कन्वीनियंट यूनिट है नहीं। अगर मैं एक एटम की बात करूं, मैं बोलूं भाई कितना किलोग्राम है, तो 0.00 में आप लिखते जाओगे, है ना, पता नहीं कब जीरो खत्म होगा और बोल दो कि भाई इतना किलोग्राम। अरे ये तो मैं बहुत बड़ी वैल्यू बता रहा हूँ, इससे बहुत छोटी वैल्यू होती है। और कन्वीनियंट है क्या ये, है ना, यहाँ पे वन डालना पड़ेगा। कन्वीनियंट है क्या ये, कन्वीनियंट नहीं है। क्या समझ में आ रहा है, 0.10 बार 0, 12 बार 0 1, अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसमें। ऑलमोस्ट हम बोलेंगे भाई जीरो से इक्वल है, इसका होना ना होना तो ना के बराबर ही हो गया।
ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी है, ये चीज आपको सोचना पड़ेगा कि काफी छोटी है, माइक्रो लेवल अगर दुनिया है तो वहां पे हम ये यूनिट को डिफाइन कर रहे हैं, एटॉमिक मास यूनिट। और इसकी चीज है जैसे कि आप कार्बन 12 को अगर जानते हो, कार्बन 12 मतलब वो वाला कार्बन जिसका मास होता है 12। जनरली कार्बन का मास 12 होता है, बट अगर कार्बन के अगर हम एलोट्रॉप्स लें, ठीक है, एलोट्रॉप्स नहीं, आई थिंक आइसोटॉप्स लें, तो आइसोटॉप्स में आप देखोगे C14 भी आता है। ठीक है, तो वो नहीं लेना, आपको C12 ही लेना है। ठीक है, और C12 का अगर हम मास देखें तो उसको एक AMU बोलते हैं। समझ में आ रहा है आपको ये बात? तो ये शायद क्लियर होगी बात आपको कि जो एक AMU है, एक एटॉमिक मास यूनिट है, ये किसके बराबर है? ये मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम के बराबर। समझ में आ रही है ये चीज आपको? एक कार्बन एटम, कार्बन 12 एटम का जो मास होता है वो एक AMU के बराबर होता है। और अगर मैं एक AMU को किलोग्राम में कन्वर्ट करूंगा तो देखो वैल्यू कितनी बड़ी, कितनी छोटी है। सॉरी, 1.66 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। 10 की पावर -27 है, मतलब क्या? डिवाइड में आप एक के साथ 27 जीरो लगा दो और डिवाइड करो, 0.26 जीरो, फिर 166। कितनी छोटी वैल्यू है? तो मैं वही बता रहा हूँ, बहुत छोटी वैल्यू है, किलोग्राम के हिसाब से बहुत ज्यादा ही छोटी है, इसलिए हमने इसको डिफाइन किया। तो आपको ये याद रखना है पहली बात तो, एक AMU मतलब मास ऑफ वन अनएक्साइटेड एटम ऑफ कार्बन 12। फर्दर एक AMU बराबर होता है 1.66 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। ठीक है, तो ये हो गया अपना मास के बारे में। ठीक है, डेफिनेशन याद रखनी पड़ेगी आपको बोर्ड में लिखने के लिए। फिर मेजरमेंट ऑफ टाइम। अब टाइम की अगर हम बात करें, ठीक है, टाइम की अगर हम बात करें तो टाइम के लिए आपको ये पता होना चाहिए पहले बात तो, मीन सोलर डे क्या होता है। मीन सोलर डे मतलब कि जो एवरेज टाइम है एक नून से नेक्स्ट नून तक। ठीक है, मतलब आज के 12 बजे, आज के दोपहर के 12 बजे से कल दोपहर 12 बजे तक जो टाइम है इसे हम बोलते हैं मीन सोलर डे। ठीक है, और नॉर्मल सी बात बात है कि आज दोपहर के 12 बजे से कल दोपहर के 12 बजे तक अगर मैं टाइम देखूं तो 24 घंटे ही होते हैं वो। तो ये भी समझ सकते हो आपके भाई 24 घंटे जो होते हैं ये मीन सोलर डे होते हैं। ठीक है, तो इसमें मेरे हिसाब से डाउट नहीं होगा। उसके बाद द यूनिट ऑफ टाइम, 10 सेकेंड। आपको पता है सेकंड के बारे में, ये आपकी यूनिट ऑफ टाइम है, चाहे वो कोई भी सिस्टम में हो, यही होती है। वॉज कंसिडर्ड टू बी ऑफ 1/86400, द मीन सोलर डे। ठीक है, तो ये चीज क्या लिखी है कि मीन सोलर डे का 1/86400 टाइम्स अगर किया जाए तो आपका वो 1 सेकेंड होता है। ये 1 सेकेंड के हिसाब से डेफिनेशन भी हो जाती है कि इट इज द 1/86400 टाइम्स द मीन सोलर डे, या पूरे मीन सोलर डे का 86400 वाला जो हिस्सा है। देखो, जैसे आप अगर 1 मीटर को अगर मैं यहाँ पे आधा करूं तो वो हो जाएगा, 2 पार्ट में डिवाइड होगी। तो एक जो पार्ट होगा वो होगा आपका 50 सेंटीमीटर का, दूसरा पार्ट भी होगा आपका 50 सेंटीमीटर का। ऐसे आपके जो पूरा जो दिन है, पूरे दिन में, पूरे दिन का अगर आप ऐसे बांटते जाओ, है ना, ऐसे आप डिवाइड करते जाओ, और आपको अगर डिवाइड करते करते अगर आप टोटल 86400 पार्ट्स कर दो, उसमें से अगर आप एक पार्ट उठा के देखोगे आपको 1 सेकेंड दिखाई देगा। ठीक है, प्रूव कर सकता हूं मैं, देख लो यहाँ पे। जैसे हम जानते हैं कि मीन सोलर डे मतलब कितने घंटे, 24 घंटे। अगर 24 घंटे हैं तो हर घंटे में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। तो अगर मैं 24 को 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये मिल जाएगा आपको टोटल मिनट। ठीक है, इतने मिनट है। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड ही होते हैं। तो अगर इस वैल्यू में अगर मैं 60 मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा आपका सेकंड। तो देखो वही लिखा है यहाँ पे, 24 × 60 × 60, और मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 86400 सेकेंड।
ठीक है। तो 24 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? इतने सेकंड होते हैं। अभी आप इस स्टेटमेंट को देखो ध्यान से। 1 सेकंड की डेफिनेशन क्या है? 1/86400 टाइम्स, ठीक है, द मीन सोलर डे। यानी कि आप ये लिखो 1/86400 टाइम्स मीन सोलर डे। मीन सोलर डे में कितने सेकंड्स हैं? अरे ये तो इतने ही है, 86400। ऊपर नीचे है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कैंसिल। क्या बचा आपका? 1 सेकंड। तो ये तो डेफिनेशन थी ना 1 सेकंड की, प्रूव हो रही है ना? यही बात है। 1/86400 टाइम्स द मीन सोलर डे, एंड द मीन सोलर डे में होते हैं सेम 86400 सेकेंड्स। तो नीचे 86400, ऊपर 86400, कैंसल, यू विल गेट 1 सेकेंड। ठीक है। तो ये डेफिनेशन हो गई 1 सेकेंड की। ठीक है, तो एग्जाम में आएगा तो आप ये लिख सकते हैं, तो ये भी दिक्कत नहीं है इसके लिए। बट क्या होता है ना, सोलर डे जो है आप 24 घंटे का देख रहे हो, और जनरली हम देखते हैं तो 12 बजे से 12 बजे, यानी कि दोपहर के 12 से अगले दिन दोपहर के 12 तक देखते हैं। बट वो गर्मियों में आप देखते हो जो दिन है बहुत बड़ा हो जाता है। या मैं सिंपल सी बात बोलूं आपको, तो 12 कब बोलते हैं हम 12 बज रहे हैं? अगर घड़ी हटा दी जाए और आपसे मैं पूछूं कि दोपहर के 12 बज रहे हैं, बताओ कैसे? जब एकदम ऊपर वर्टिकली एकदम ऊपर सूरज दिखाई देगा तो हम बोलेंगे कि 12 बज रहे हैं। ठीक है। बट गर्मियों में क्या होता है? गर्मियों में ऐसा हो जाता है कि एग्जैक्टली exactly जो है, आपको पता है कि गर्मियों में जो दिन है वो बड़ा होता है ना? और मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद आ रही है, बट जून में कोई एक दिन है, शायद 21 या 23, कोई शायद जून होता है, जिसमें जिसको बोलते हैं कि साल का सबसे बड़ा दिन होता है। और अगर ऐसा कोई दिन आ जाता है, तो आप खुद सोचो जो मीन सोलर डे है, ये भी काफी बड़ा हो जाएगा। ये शायद हो सकता है कि इसमें जो आपका सेकंड है ना, सेकंड्स जो नॉर्मली 86400 है, इसकी वैल्यू बढ़ सकती है मेरे हिसाब से। तो फिर अगर वैल्यू बढ़ेगी, चेंज होगी, तो मैं 1 सेकंड को ठीक तरीके से डिफाइन नहीं कर पाऊंगा, मुश्किल है। तो ये भी उतना कंपेटेबल चीज नहीं है, ये भी इतना कन्वीनियंट नहीं हुआ ना फिर। मास का आपने देखा था, हमने मास के लिए एक प्राइमरी कोई एक डेफिनेशन निकाली, है ना, वो अलॉय वाली। फिर हमने देखा कि भाई वो एटमॉस्फेयर से अफेक्ट हो रहा है, तो ये इतनी कन्वीनियंट नहीं, इतनी ठीक नहीं है। तो हमने चेंज की, हमने एक स्टैंडर्ड तरीका बताया। वैसे ही यहां पे आप देखोगे, बहुत बढ़िया थी, नो डाउट बहुत बढ़िया डेफिनेशन थी। बट जो आपका सोलर डे है, ये थोड़ा वेरी करता है, ये थोड़ा चेंज होता है, क्योंकि अर्थ का जो रोटेशन है इसमें भी कोई ना कोई चेंजेस आती हैं थ्रू आउट द ईयर। इसलिए ये भी इतना कन्वीनियंट डेफिनेशन नहीं है। तो एक न्यू डेफिनेशन, और मैं ये बोल सकता हूं जो अभी के टाइम पे चल रही है डेफिनेशन सेकंड की, वो ये है कि 1 सेकंड मतलब क्या। पहले बात तो, एटॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ टाइम में पेरियोडिक वाइब्रेशन ऑफ सीजन एटॉम इज यूज्ड। अब यहां पे आपको बात बता रहा हूं मैं कि 1 सेकंड किसे बोलेंगे हम। पहली बात तो ये है कि हम क्या करने वाले हैं, ये एक सीजियम 133 एटम लिया हमने। ठीक है, सीजियम 133 का एक हमने एटम लिया, ठीक है, और कुछ दो हाइपरफाइन एनर्जी स्टेट में लिया गया है, और वो जनरली वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है, इसमें इतना जोर मत डालो, इसको लेट से आप रट्टा मार लो चलेगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा मैं उतना एक्सप्लेन कर नहीं पाऊंगा कि हम जस्ट अभी 11th में आए हैं, और चीजें बहुत सारी पढ़नी पड़ेंगी, तब जाके हम चीजें और अच्छी तरीके से कनेक्ट कर पाएंगे। तो अभी बस इतना समझो कि कुछ एनर्जी स्टेट है, उसमें कुछ एनर्जी इंक्रीमेंट हो रहा होगा, और जब भी किसी चीज में अगर एनर्जी आती है तो वो वाइब्रेट करता है। ठीक है, तो ये वाइब्रेट कर रहा है, ये आपका जो सीजियम 133 एटम है क्या कर रहा है? वाइब्रेट कर रहा है। और ये इतना फास्ट वाइब्रेट कर रहा है ना, इतना फास्ट वाइब्रेट कर रहा है कि 9192631770। अब बोलोगे कि किसका नंबर लिख दिया? ये इसका ही नंबर है। ये वैल्यू आप देख लो, यूनिट, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़। एक वाइब्रेशन आपको पता है, अगर ये चीज
एक बार जाके वापस से अपनी जगह पे आता है ना, आगे पीछे फिर वापस अपनी जगह पे आया, तो वो होता है वन वाइब्रेशन। और ऐसे 919 करोड़ वाइब्रेशन ये करेगा, और जितना टाइम लगेगा वही है आपका 1 सेकेंड। सोच लो कितनी फास्ट स्पीड है यार, 1 सेकेंड तो हमारे बोलते ही 1 सेकेंड हो जाता है। इतने देर में इतने बार 919 करोड़ टाइम्स आपका सीजियम 133 एटम क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। और इसको ही हमने बोल दिया भाई, जितना टाइम लगा इसको वाइब्रेट करने के लिए वो है आपका 1 सेकेंड। और ये आज भी यूज हो रहा है, ये आज भी यूज हो रहा है। ठीक है, क्योंकि इतना एक्यूरेट है ये, और वो जो एक्यूरेसी है वो इतनी हाई है, और कोई भी दिक्कत इसे नहीं आ रही है। ये अभी भी चलने वाला क्लॉक है। और जनरली ये आपका जो 1 सेकेंड की जो बात हम कर रहे हैं, तो ऐसे इनके कुछ क्लॉक्स हैं। जैसे आप घड़ियां देखते हैं ना, घड़ियों में क्या होता है, कुछ वाइब्रेशन सा होता है। आप अगर उस सुई को देखो ना, वो नीडल को देखो, ऐसे ऐसे वाइब्रेट, वो हिल रही है आगे। अंदर जो मैकेनिज्म है वो वाइब्रेशन से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, आपने थोड़ा सा अगर समझा होगा उसको काफी ध्यान से, जो आपकी मिनट वाली होती है, जो आपकी सेकंड वाली होती है, सबसे फास्ट होती है, उसके कुछ वाइब्रेशन से आपकी जो मिनट वाली निडल है वो हल्की हल्की हिलती है। और मिनट वाले के वाइब्रेशन से आपकी जो घंटे वाली सुई है वो हिलती है। और आपने अगर कभी तोड़ा फोड़ा होगा घर की जो घड़ी है ना, कुछ मार वार के तोड़ा वोड़ा होगा, किया होगा यार, बचपन सबका ऐसे ही होता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि सबसे ऊपर होती है सेकंड वाली घड़ी, सेकंड वाली सुई, उसके पीछे होती है मिनट वाली सुई, उसके पीछे होती है घंटे वाली सुई। पहले जो आपके सेकंड वाली सुई घूमेगी फास्ट, उसके स्पीड से या उसके वाइब्रेशन के कारण आपकी जो मिनट वाली सुई है वो घूमेगी। अब उसके वाइब्रेशन से घूमगी तो नॉर्मल सी बात है, स्लो ही रहेगी। अब मिनट वाली सुई जब घूमेगी, उसके पीछे होती है सेकंड वाली उसके पीछे होती है घंटे वाली सुई। अब मिनट वाला जब घूमेगा तो उसका भी कुछ ना कुछ हल्का हल्का वाइब्रेशन है, उस वाइब्रेशन से आपकी जो घंटे वाली सुई वो घूमती। तो वाइब्रेशन से आप घर घर में जो एनालॉग सुई वाली जो घड़ियां हैं ना, वो वैसे ही काम कर रही हैं। आपके रिस्ट जो वॉचेज हैं एनालॉग है, उसमें भी आप ऑब्जर्व करो, यही यही कंसेप्ट है। अब उसमें एज पर सीजियम का एटम नहीं है, बट मैकेनिज्म ऐसा ही कुछ है। अब सीजियम का जो है वो तो बहुत स्टैंडर्ड एक डेफिनेशन आपको देता है, ये आप लिख सकते हो। ठीक है, इसको आप याद रखना। भले आपको नंबर लग रहा है, बट अपना दोस्त का समझ के याद रख लो, 9192631770। और इतने बार जब सीजियम एटम वाइब्रेट करेगा और जितना उसको टाइम इंटरवल लगेगा, दैट विल बी 1 सेकेंड। ठीक है। और ये जो 1 सेकेंड का है, ये पहले बात तो ऐसे जो जो ये डिफाइन हो रहा है, ऐसे जनरली 4 क्लॉक हैं। ठीक है, जो आपके नेशनल स्टैंडर्ड सेट करते हैं। सीजियम 133 एटम वाले ऐसे 4 क्लॉक हैं, और वो जनरली एक्यूरेसी मेंटेन रखते हैं। ठीक है, तो वहां से आप समझ पाते हो कि 1 सेकेंड क्या है। ठीक है, तो ये चीज थी आपकी 1 सेकेंड की। और यहाँ पे आपका जो भी मेजरमेंट था, चाहे वो लेंथ का था, चाहे वो मास का था, चाहे वो टाइम का था, हमने डेफिनेशंस देखे, हमने कुछ मेथड्स देखे, खासकर लेंथ में। और खासकर जो थ्योरी हमने पढ़ी है आज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है महाराष्ट्र बोर्ड पर्सपेक्टिव से, क्योंकि इसके ऊपर डेफिनेशंस, कुछ ऑब्जेक्टिव्स, एमसीक्यूज है ना, ये सब आ जाता है। खासकर ये नंबर जो आप देख रहे हो ना, नंबर, ये सब याद रखना। और हमने कुछ न्यूमेरिकल एक आधा सॉल्व किया, उसमें हमने कन्वर्जन देखा कि भाई कितने का कन्वर्जन होता है, कैसे कन्वर्ट करना होता है। तो वो सब चीजें आप थोड़ा सा याद रखना, कि लाइट ईयर्स को हम कैसे मीटर में करेंगे, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को हम कैसे मीटर में करेंगे, रेडियन को हम कैसे आर्क सेक में करेंगे, वो वैल्यू याद रखो। मानता हूँ टफ लगा, क्योंकि न्यू थी, बहुत सारी चीजों में न्यू थी, इसलिए टफ लगा। बट अगर आप वो न्यूमेरिकल कर लोगे ना, तो फिर उससे रिलेटेड कुछ भी अगर आता है, आराम से करोगे। ठीक है, तो हमने आज जो भी मेजरमेंट था, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ मास, मेजरमेंट ऑफ टाइम, हमने खत्म कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे डायमेंशंस।
बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरे हिसाब से चैप्टर का जो मोटिव है वो डायमेंशन सिखाना ही है, इसलिए, और है बहुत आसान। ठीक है, जुड़े रहिए। हम नेक्स्ट लेक्चर में डायमेंशन सीखेंगे और बहुत सारे एग्जांपल्स भी करेंगे। ठीक है, तो आप लोग ये वापस से लगे तो ये लेक्चर रिवाइज करिए, कुछ डाउट रहे तो पिछले लेक्चर देख के वापस से इस लेक्चर में आए, और फिर भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। मैं पूरा जो है अपना जो है कोशिश करूंगा और ट्राई करूंगा उसे रिजॉल्व करने का। तब तक के लिए बढ़िया से रहिए, खुशी से रहिए। पढ़ाई बहुत जरूरी है। ठीक है, और ये चीज आप जब करेंगे और एक बार जब आपका जो है ना इंटरेस्ट बिल्ड हो जाएगा, तो मेरे हिसाब से पढ़ाई करना इतना आसान होता है ना कि आप फिर खुद ही बोलेंगे। इसलिए अगर आपको अभी टफ लग रहा है, बस थोड़ा सा और पेशेंस रखिए, धीरे धीरे चीजें आसान होंगी और आप सीटी लेवल तक के क्वेश्चन बहुत आसानी से करोगे, मैं खुद कराऊंगा। ठीक है, ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। और जितना हो सके यार शेयर वेयर करो, मेरे जो वीडियो है इसे प्रमोट करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, और ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।